स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी एसएसटी क्लास 10th। चैप्टर का नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, देखिए जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको हमेशा से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ कि एक देश में जितनी ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होगी, ठीक है, वो देश उतना जल्दी और उतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, अब ये कैसे होती है, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास आता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर देता है, सीड्स को ऑयल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो मार्क्स लेने हैं। इसके बिना ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हमारे देश के लिए, हम वो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहली बात तो कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये हमारे लोगों को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट कर देते हैं। मैंने अभी भी बोला, लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो देश कम अमीर होगा, इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होता है, सारा साल हमें इनकम मिलती है। यहाँ पे रेनिंग कभी कभार हमारी इनकम भी ख़राब कर देती है। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करती है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा सीज़न काम रहेगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो कम होता है। फिर ये पॉवर्टी को भी इम्प्रूव करती है, पॉवर्टी को भी ये कम कर देती है, क्योंकि जब किसी बंदे को सारा साल काम मिल रहा है वो गरीब भी क्यों रहेगा ना, उसके पास कंटिन्यूसली इनकम तो आ ही रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या होती हैं, जब हम हमारे देश में रह के कोई गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो वो गुड्स को दूसरे देशों में भेजा जाता है। जब उनको दूसरे देशों में भेजा जाएगा तो इससे हमारे पास वापस इनकम आएगी। जब हमारे पास इनकम वापस आएगी तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और ये भी मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा हुआ है कि अगर कोई देश प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो कम अच्छी बात है, लेकिन सेकेंडरी के ऊपर जितना ज़्यादा डिपेंडेंस होगी वो ज़्यादा अच्छी बात है। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, प्राइमरी मतलब इसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा आती है। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट बना के रखा हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब जो हमारे लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ लार्ज नंबर है, बहुत ज़्यादा गिनती में है, लेकिन जो डेवलपिंग है उनमें थोड़ी कम होती हैं, इससे थोड़ी कम होती हैं। लेकिन जो बैकवर्ड कंट्री होती हैं उसमें तो इंडस्ट्रीज़ होती नहीं, बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत कम होती है और छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो यहाँ से कन्फर्म है कि अगर अमीर बनना है तो इंडस्ट्रीज़ देश में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो एग्रीकल्चर है ना, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल को ही तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, वो आएगा एग्रीकल्चर से। जैसे कि कॉटन, सीड्स, शुगर केन, कॉटन इंडस्ट्री को चाहिए तो वो एग्रीकल्चर के पास जाएगी। ऑयल इंडस्ट्री को सीड्स चाहिए, ठीक है, सरसों के बीज चाहिए तो वो कहाँ पर जाएगी, एग्रीकल्चर के पास जाएगी। शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगी, एग्रीकल्चर के पास जाएगी। लेकिन इसके बिना जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर को बहुत कुछ देती है, एग्रीकल्चर को वो न्यू टेक्नोलॉजी देती है, ट्रैक्टर देती है और इनकम देती है। ठीक है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन को यही तो परचेज करती है बाद में। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, थोड़ी सी पीछे है। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इसको एक तो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मशीनें तैयार करते हैं हम दूसरे देशों को देख के कॉपी करते हैं और वो देश हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है, इसी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट है वो कम एक्सपोर्ट हो पाते हैं। तो हमारे देश को, इंडस्ट्रीज़ को इन चीज़ों, इन प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश को जो बहुत ज़्यादा इनकम होती है वो इंडस्ट्री की वजह से होती है। कैसे होती है, टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर हमारा देश 100 रुपये कमा रहा है, आप ये मान के चलो, ठीक है, तो 100 रुपये में से जो 27 रुपये हैं वो इंडस्ट्री की वजह से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। लास्ट 20 ईयर्स से बढ़ते जा रहा है, तो अभी ये 17% हो गया। लेकिन अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो इंडस्ट्री से 25 से 30% पैसे कमा रहे हैं, लगभग चलो साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क तो डिफरेंस तो नहीं है इसमें। आगे है थर्ड हमारे पास इंडस्ट्रियल लोकेशन। देखिए, जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करना होता तो उसकी ना लोकेशन को थोड़ा सा पहले से जज किया जाता है। उसको इस वजह से ऐसी जगह पे लोकेट करो जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम पड़े। जैसे कि अगर आपने कि शुगर मिल को बनाना है, ठीक है, तो शुगर मिल को वहाँ पे बनाओ जहाँ पे आसपास शुगर के खेत हों, तो एक तो आपको आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा और आप लोग ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है वहाँ वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पंजाब में यहाँ पे पटियाला के पास राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी है। पहले वो पटियाला के मेन अंदर होती थी, ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी जो है पटियाला से बाहर किसी विलेज में आ गई है। तो जब उस विलेज में बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, तो जब गवर्नमेंट ने उन गाँव वालों से वो ज़मीन मांगी तो उन्होंने पहले मना कर दिया।
फिर गवर्नमेंट ने उनके साथ एक समझौता किया कि देखो भाई, अगर आप हमें ज़मीन दोगे तो हम आपके शहर में, आपके गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई रखेंगे, पानी की सप्लाई रखेंगे, और रोड अच्छे बनेंगे, और यहाँ पे बस स्टॉप भी बनेगा, यहाँ पे ऑटो सर्विस भी आनी शुरू हो जाएगी, और मार्केट डेवलप होनी शुरू होगी। तो मतलब कि वहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री आई है या यूनिवर्सिटी आई है तो वहाँ पे वो अर्बनाइजेशन ग्रोथ होनी अपने आप शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री मार्केट का लिंकेज कैसे बनता है, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात शुरू होती है पैसे से। अब क्या होता है कि जब पैसे के साथ जब हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल हो सकता है, लैंड हो सकती है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। जब इन सब की हेल्प के साथ कुछ प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री के अंदर, तो उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट वो कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में होता है। अब फैक्ट्री ये सारे प्रोडक्ट को लेके आउटपुट देती है, बल्कि एक फाइनली प्रोडक्ट बना देती है। फाइनली प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से वो ट्रांसपोर्ट होता है मार्केट में, मार्केट से पैसे जनरेट होते हैं, वो पैसे वापस इन लोगों के पास आते हैं। इन लोगों के पास पैसे आने के बाद ये पैसों को फिर से वैसे घुमाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए फैक्ट्री में जाता है। फिर वही फैक्ट्री से प्रोडक्ट जो आउटपुट होकर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो मार्केट में जाके पैसे बनाता है। तो यही जो प्रोसेस है, सर्कल ये चलते रहता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब ये नेक्स्ट पेज में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री होती है, ये होती है लार्ज स्केल लेवल की या स्मॉल स्केल की। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से होती है एग्रो बेस्ड, या फिर हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओनरशिप के हिसाब से कोऑपरेटिव सेक्टर की होती है, पब्लिक सेक्टर की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है, जॉइंट सेक्टर की होती है। बल्क एंड वेट के हिसाब से, रॉ मटेरियल फिनिश के हिसाब से हैवी वेट या लाइट वेट होती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे ना मैंने अच्छे से बना के लिखा हुआ है, वहाँ से हम करते हैं प्राइस को। ये नहीं, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कि मैटर करते हो, ठीक है। जिसमें डील की जाती है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिक गुड इंडस्ट्री वो होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे कि आयरन बना दिया, स्टील बना दिया, फिर वो आयरन से सरिया बनाया जाएगा, गेट बनाए जाएंगे, वो बात की बात है, वो दूसरी फैक्ट्रीज में जाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कंज्यूमर की कंजप्शन के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट को रेडी करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो मिनरल और से रॉ मटेरियल को निकालती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये पैसे चाहिए हों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से कम पैसे चाहिए हों, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, ये छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं जिसको लोग अपने घर पे भी चला लेते हैं। लुधियाना में हम लोग देखते हैं, यूपी बिहार में हम लोग देखते हैं, हर बंदा अपने घर में कुछ मशीनें वगैरह लगा के बैठा है, वो घर से काम करता रहता है, फैक्ट्री को माल जो सप्लाई करता रहता है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। जॉइंट इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी चला रहा हो और जिसको पब्लिक सेक्टर भी चला रहा हो, ठीक है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री वो होती है जिसको बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है वो रन कर रहे हो, ठीक है। और ये खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। मतलब कि जैसे कुछ लोगों ने गन्ने की प्रोडक्शन कर ली, फिर बाद में वही लोग अपनी फैक्ट्री में उसका जो है शुगर केन बनाते हैं, उससे गुड़ शक्कर वगैरह बना के सेल करते हैं। नेक्स्ट है हैवी इंडस्ट्रीज, इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, रेलवे वगैरह, इन चीज़ों से रिलेटेड पार्ट्स बनते हैं। लाइट वेट इंडस्ट्री होती है जिसमें फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, सनराइज इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनती हूँ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट रन करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो क्लॉथ वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा है थोड़ा सा। जो क्लॉथ है ना, ठीक है, हमारे इंडिया में जो 4% GDP क्लॉथ इंडस्ट्री से आती है हमें, ठीक है। इसके बिना जो फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि हमारा जो बहुत सारा प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। वो कॉटन के हिसाब से कहाँ कहाँ पे वो एक्सपोर्ट होता है, नेपाल में, यूके में, श्रीलंका में, ठीक है, रशिया में, जापान में। तो करेंसी एक्सचेंज जब होती है तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में हमें हेल्प मिल जाती है। फिर जो कॉटन टेक्सटाइल है, ये हम काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा जो मशीन मेड प्रोडक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा। अब लेकिन थोड़ा सा पीछे लास्ट टाइम से क्या हो रहा है, जब मशीन मेड प्रोडक्ट आने शुरू हो रहे हैं तो उससे ना जो इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थोड़ी डिग्रेड शुरू होगी। फिर ये बनते भी काफ़ी कॉस्टली हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट हम एक बार इनपुट दे देते हैं तो अपने प्रिंट होकर निकलते रहते हैं। तो मशीन मेड प्रोडक्ट की वजह से जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है गुजरात या महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है। इससे क्या होता है, कॉटन से जो हमारे फार्मर हैं उनको भी वर्क ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जो बहुत सारी जो दूसरी इंडस्ट्री हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्री होगी, इनको भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिलती है कॉटन इंडस्ट्री से। अब नेक्स्ट हमारे पास टेक्सटाइल ट्रेड। टेक्सटाइल ट्रेड में क्या आएगा, देखो जो इंडिया का जो यार्न है ना वो कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जापान में, USA में, UK में, फ्रांस में, नेपाल में, सिंगापुर में, ठीक है। लेकिन जो हमारी टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक इनके कैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको हमेशा जस्ट रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड जब हम इनको करवा देते हैं, बदले में ये उसी को वैल्यूएबल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना के हमारे देश में वापस भेज देते हैं। जाता तो ये 10 रुपये का है, आता 500 रुपये का बन के, ठीक है। तो बहुत सारा मार्जिन तो इनके पास ही रहता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है?
हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ही इंपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हमने अगर रॉ मटेरियल इनको इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो फाइनल भी तो कर सकते थे, फाइनल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ओल्ड मशीनरी है, हमारे पास पावर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, हमारे पास लेबर उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे देशों के पास है, और हमारी जो टेक्निक है वो वहाँ की दूसरे देशों की मशीन मेड प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन नहीं दे पाते। इसी वजह से जो है हमारा एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता। कॉन्सेप्ट है जूट टेक्सटाइल का। इंडिया रो जूट का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसको बैग्स बनाने के लिए, रोप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास स्पेशली इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हुगली रिवर ही क्यों है ऐसा वेस्ट बंगाल में, उसी के पास इतनी प्रोडक्शन क्यों होती है? सबसे पहला रीज़न क्या है कि वहाँ पे रिवर है तो पानी की सप्लाई है इनएक्सपेंसिव वे से, बड़ी आसानी से हो जाती है। फिर ये जो हुगली रिवर है ना, ये रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज सबके साथ अच्छे नेटवर्क में है, और पानी की सप्लाई जितनी चाहिए उतनी होती रहेगी, बिना रुके होती रहेगी, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में ना बिहार, उड़ीसा, यूपी वगैरह के जो हैं वो सस्ती लेबर काफ़ी इनको ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन ये जो अभी हमारा जूट टेक्सटाइल है, हम इसमें भी पिट रहे हैं। हम इसमें कैसे पिट रहे हैं? अब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल जूट है ना, वो जो चाइना से आ रहा है, उसने हमारे ये वाले जो जूट को है ना वो काफ़ी सारा कंपटीशन देना शुरू कर दिया है। इसकी डिमांड टोटली ख़त्म होते जा रही है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद हमारे पास है शुगर इंडस्ट्री, और इसी के साथ इसके कुछ मेजर चैलेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले जो शुगर इंडस्ट्री है, इंडिया सेकंड वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन इसमें जो कमियां क्या है, एक तो ये सीजनल है, दूसरी बात क्या होगी कि हम लोग आज भी बैकवर्ड टेक्निक के साथ इसकी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमेशा डिले करता रहता है, क्योंकि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स ऑफ रिसोर्स हैं वो अच्छे से हमारे पास नहीं प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैंने आपको समझाया था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो रॉ मटेरियल मिनरल से निकालते हैं। इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी आती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उससे प्रोडक्शन मतलब कि फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। जो चाइना है वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का खुद ही बनाता है, खुद ही कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसमें जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में हैवी प्रोडक्ट भी बनते हैं, मीडियम प्रोडक्ट भी बनते हैं, और लाइट कंपोनेंट भी बनते हैं मशीनरी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। इसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्रीज़ को माना जाता है। ये लाइट को इजीली रेजिस्ट कर लेती है अपने अंदर, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी इसको माना जाता है, तो इसीलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ज़्यादा। नेक्स्ट आएगी केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्री से हम लोग 3% ऑफ जीडीपी अर्न कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, और एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ये इंडस्ट्री है, और वर्ल्ड के रैंक के हिसाब से इंडिया 12th रैंक पे आता है, ठीक है। इसमें लार्ज यूनिट्स भी मैन्युफैक्चर होती हैं और स्मॉल यूनिट्स भी मैन्युफैक्चर होती हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज तो आपको पता ही है, फर्टिलाइजर किस काम के लिए यूज़ होते हैं, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फार्मर यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो बेसिकली गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला में फर्टिलाइज़र जो प्रोड्यूसर हैं इनकी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। लेकिन हमारी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इसकी हम कुछ हद से ज़्यादा एक्सेस यूज़ करने से हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री को हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह, फैक्ट्री, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है इंडस्ट्री, ठीक है। ये भी इसमें हैवी बल्कि गुड्स, लाइमस्टोन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें बनती आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑटोमोबाइल प्लस आईटी इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल तो आप लोगों को भी पता है ना, जिसमें कार, ट्रक वगैरह, हैवी गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स वगैरह आते हैं। फिर आईटी इंडस्ट्री में हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह ही आते हैं। और बेंगलोर है ना, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू को याद रखना, बेंगलोर इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट। लेकिन ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, ये अगर इनके कुछ प्लस पॉइंट है तो इनके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर देते हैं। कैसे? एयर पोल्यूट करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, थर्मल पोल्यूशन भी हमें देते हैं, और नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये तो आप शुरू से ऐसे लिखते आ रहे हो, ठीक है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल करने के लिए जो पानी है ना, पानी को थोड़ा कम से कम जितना ज़रूरत है पानी की उतनी यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने खेतों में पानी खुला छोड़ दिया और खुद सो गई, तो वो जो केमिकल वाला पानी है वो सारे पानी में जहर फैला देता है। हार्वेस्टिंग के टाइम जो है रेन वाटर के पानी को यूज़ करना चाहिए, वो अभी तक हमें स्टोर करना नहीं आया है ना, इसके रिलेटेड भी हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी करनी चाहिए। जो हॉट वाटर है, अगर हम कोई भी नदियों में कोई बारिश का पानी, कोई खेतों का पानी छोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि पानी को गर्म करके छोड़ा जाए, ताकि उसमें जो मतलब जहरीले कंपोनेंट होंगे उनको रास्ते में ही स्पॉइल किया जा सके। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर था। आई होप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर भी। थैंक यू सो मच।